हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अब देखिए, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है उसे समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर क्या है। जैसे दो प्रकार की संख्या होती है, एक होती है भाज्य, एक होती है अभाज्य। ठीक, दो संख्याएं हो गई। भाज्य संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो देखिए जैसे हो गया आपका 6, ठीक, 8, 4, ये तीनों संख्याएं भाज्य संख्या है। कैसे, देखिए दो से अधिक कैसे होंगे, 6 के दो गुणनखंड कैसे करते हैं, खंड ऐसे गुणनखंड जैसे टुकड़े, जैसे कि ये हो गया 2 गुणनखंड, उन्हें कहते हैं वह संख्या है जिनसे वो संख्या कट जाए, वह गुणनखंड है। जैसे 2 के टेबल में ये आता है, ये इसका गुणनखंड है। 3 के टेबल में भी आता है, गुणनखंड है। 6 से खुद कट जाएगा, गुणनखंड है। 1 से सब संख्या कटती है। ठीक, 1 जो है सभी संख्या में आएगा, याद रखिएगा, 1 से हर संख्या कटती है। 8 के लिए 2 से एक और 2, देखिए 2 से भी कटेगा 8, 4 से भी कट सकता है 8, ठीक, 8 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। ये हो गए हमारे 8 के लिए। 4 के लिए देखिए, 4 2 से कटता है, 4 से कटता है और 1 से। देखिए सभी के 2 से अधिक हैं। मगर अभाज्य संख्या में आप क्या पाएंगे कि वह संख्या, अभाज्य संख्या के लिए बता रहे हैं, वह संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड। जैसे देख सकते हैं, जैसे आपका 2 हुआ, ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 3 हुआ, 7 हुआ, ठीक, 2, 3, 7, 11 ले लीजिए। इनमें देखिए किसी का भी केवल 2 गुणनखंड है। 2 गुणनखंड कौन कौन, एक वह खुद और एक। जैसे देखिए 1 से कट जाएगा और ये खुद अपने से कट जाएगा, केवल सबका यही होगा। 1 सबका और 3 से कट गया, 1 सबका 7 से कट गया, 1 सबका 11 से कट गया, और कोई भी संख्या नहीं है जिससे कि ये विभाजित होगी इसके अलावा। इन संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो वही हमने कहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए, यानी संख्या 140 है, इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका जैसे एलसीएम लेते थे अलग अलग करके, वैसे जैसे देखिए 140 का खंड करेंगे। ठीक, सबसे पहले किससे कटाएंगे, 2 से। 2 से कितने बार में कट रहा है, तो 2 से ये कट रहा है 2 सत्ते 14, 7 बार में, और 0 उतार दिए। फिर 2 से कटेगा, तो 2 से 2 तियाई 6, ठीक, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10, 5 बार में। ठीक है, अब 2 से नहीं कटेगा, तो ये कट रहा है 5 से, 5 सत्ते 35, ठीक, 5 सत्ते 35। अब देखिए 7 से कट गया 1 बार में। ये जो संख्याएं यही है अभाज्य संख्या, देख रहे हैं ना, इसी रूप में हमें लिखना है इसे, अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7, ठीक, ये हो गया आपका 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिया गया। आइए देखते हैं इसी में सेकेंड वाले को। तो दूसरे में लिखा है 156, यानी 156 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो उसके लिए भी देखिए क्या करेंगे, 156 लिख लिया जाएगा, और इसके खंड जिससे सबसे छोटे टेबल से 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से कटाए 7 बार में, 2 7 14, मगर लिखा है 15, एक अधिक है इसलिए 1 कैरी दे दिया, 2 8 16। इसी तरह फिर से 2 से कितने बार में, 3 बार में, 1 हासिल 9। अब यह 3 से कटेगा, 1 और 3 13 बार में, 13 से पूरी संख्या कट गई। ठीक, यानी हमें अभाज्य गुणनखंड क्या मिले, 2 2 3 और 13। इसे लिख सकते हैं 2
गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13। ठीक, ये हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, आइए देखते हैं तीसरे वाले को। तो यहाँ देख सकते हैं अगले नंबर में लिखा है 3825 यानी 3825। इसका हमें खंड करना है। तो आइए देखिएगा कैसे होगा। सबसे पहले लिख लेंगे हम इसको 3 8 2 5। ठीक, इसका खंड करना है। सबसे पहले किस टेबल से कटेगा, सबसे छोटे टेबल से चेक करते हैं, 2 से। तो 2 से नहीं कट सकता, क्योंकि 2 से कटने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। अंत वाली संख्या किससे कटनी चाहिए, 2 से, तभी यह संख्या 2 से कटेगी। मगर यहाँ ऐसी कोई संख्या नहीं है लास्ट में जो 2 से कटे। 3 से, तो 3 से कटने के लिए याद रखिएगा जो बता रहे हैं हम, क्योंकि इसी तरीके से आप चेक कर पाएंगे। 3 से कटने के लिए सभी अंकों को जोड़ेंगे। अगर जोड़ 3 से कट जाएगा तो संख्या 3 से कट जाएगी। देखिए 8 2 10, 10 3 13 5 18। 18 जो होता है 1 और 18 3 टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से कट जाएगा ये। तो 3 से कटाते हैं, 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, 3 2 जा 6 बचा 2, 3 7 जा 21 बचा 1, यहाँ कैरी, 3 5 जा 50। अब देखते हैं 3 से कट रहा है। फिर 5 2 7, 5 2 7 1 8, 8 और 7 कितना होता है 15। तो 15 भी 3 से कटता है, यानी फिर 3 से कटेगा ये। 3 से कितने बार में, 3 चौके 12, 4 बार में, फिर 3 दूना 6 हासिल 1, 3 5 15। 425 3 से कटेगा, देख लेते हैं। 4 2 6 और 5 11, 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि अंकों को जोड़ने पर 3 से कटेगा तो वह कटेगी, मगर 3 से विभाजित नहीं है। 3 के बाद आता है 4, तो 4 से कटने का नियम होता है अंत की 2 संख्या 4 से कटे, मगर नहीं कट रही है, इसलिए अब 5 से। अब 5 से सबसे आसान नियम, जिस संख्या का लास्ट में 5 हो या 0 हो वह 5 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए कटाते हैं, 5 से 42 नहीं आता, मगर 40 आता है। 5 8 40, बचा 2 हासिल गया 2, 25 हो गया, 50 25। ठीक, फिर 5 से कटाएंगे, तो 5 से कितने बार में, 5 से 1 बार में। ठीक, बचा 3, 5 7 35, 7 बार में। अब यह 17 है, 17 से ही कटेगा, 1 बार में कट गया। जो संख्या यहाँ मिली है यही है 3825 की अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, लिख लेते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ये हो गया हमारे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर को कि अगली संख्या क्या दी गई है। तो अगली संख्या है 5005। ठीक, कैसे इसका करेंगे, तो इसको भी इसी तरह किया जाएगा। ठीक है, 5005 यानी 5005 लिख दिए। अब सबसे पहली संख्या किससे कटा के देखेंगे, 2 से कटने के लिए लास्ट में 2 होना चाहिए, या 2 से कटने वाली कोई संख्या लास्ट में होनी चाहिए, तभी 2 से यह संख्या कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। ठीक, अब देखिए 2 से नहीं कटी, 3 से देखते हैं। तो 3 से भी यह संख्या विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 3 से विभाजित होने के लिए अंकों को जोड़ेंगे तो 3 से कटना चाहिए। ठीक है, बार बार बता रहे हैं आपको याद होने के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि आपको याद हो जाए। 3 से कटने के लिए अंकों को जोड़ेंगे, जैसे 5 और ये 5 10, 10 3 से नहीं कटता, इसलिए यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। 4 का नियम होता है लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, नहीं है नहीं कटेंगे। 5 से लास्ट में 5 हो या 0 हो, तो 5 है तो ये 5 से कटेगा। ये वाला 5 1 बार में कट गया, 0 उतर गया, 0 उतर गया, ये 5 1 बार में। अब देखते हैं किससे कटेगा, 5 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में ना 0 है और ना 5 है, 5 गया। अब आ जाए अगला अंक 6, तो 6 से तब कटेगी संख्या जब 2 या 3 से कटे, क्योंकि 6 का गुणनखंड होता है 2 और 3 ना। 6 का क्या होता है गुणनखंड, 6 का गुणनखंड होता है 2 और 3। तो यह संख्या 2 से और 3 से कटती होगी, दोनों से कटेगी, तभी यह कट पाएगी। इसका मतलब यह 6 से भी नहीं कटेगी। ठीक, अब देखते हैं 7 से। तो हमेशा चेक करना चाहिए अभाज्य संख्याओं से। 6 भाज्य संख्या है ना, उससे नहीं चेक करेंगे हम, 7 से चेक करेंगे। 7 से देखते हैं कटेगा, तो 7 1 कम 7 बचा 3, 7 चौके 28 बचा 2, 7 से कट गया। ठीक, तो 7 से कटाएंगे, 7 1 कम 7, 10 है मगर 7 एक बार में 7 आएगा, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौके 28, 30 है मगर 4 बार में 28 आया, 2 बचा, इस पे कैरी 21 हो गया, 7 तिली 21। ठीक,
अब 143 हो गया। अब यह 143 किससे कटेगा, तो देखते हैं 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है। 7 के बाद अभाज्य संख्या आती है आपकी 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। तो 11 होगी अगली अभाज्य संख्या। तो देखते हैं 11 से कटेगा, तो 11 से देखेंगे तो 11 से एक बार में 11 बचा 3, 33 हो गया। तो 11 से 3 बार में कट गया, यानी 13 बार में कट गया। 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या 13, तो 13 से एक बार में ख़त्म। ठीक, तो ऐसे किया जाता है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं से चेक करना चाहिए। तो क्या क्या आ गया, 5 × 7 × 11 × 13, सभी की सभी अभाज्य संख्या अलग अलग आ गई। ठीक है, यह संख्या जो है इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं हम अगले वाले को। तो अगला प्रश्न में लिखा है 7429। अगले प्रश्न में क्या है, 7429 का गुणनखंड करना है। तो आइए यहाँ देखा जाए, 7 4 2 9, 7429 लिख लिए। किससे कटेगी, 2 से तो कटेगी नहीं, देख ही रहे हैं आप, क्योंकि लास्ट में 2 से कटने वाली संख्या नहीं है। अब 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 से देखेंगे, तो 3 से कटेगी। 3 से कटने के लिए चेक करते हैं जोड़कर, 4 2 6 9 15, 15 7 22, जो कि 3 से नहीं कटेगी। 4 से तो कटेगी नहीं, 5 से नहीं कटेगी, क्योंकि 5 से लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। 6 से अभाज्य संख्या चेक करना है, भाज्य से नहीं। 5 के बाद 7 से देखते हैं, एक बार में ये गया 7 6 42, ये नहीं कटेगी। ठीक, 8 से नहीं कटेगी, क्योंकि 2 4 से नहीं कटी, तो 8 से भी नहीं कटेगी। ठीक, 9 तो खुद भाज्य संख्या, इसलिए 9 से भी नहीं। 10 से नहीं, 11 से चेक करते हैं। तो 11 से चेक करने का नियम बताते हैं आपको। देखिए सम विषम देखिएगा, 7 और 2 को जोड़े, एक एक छोड़ के, ये संख्या इसके बाद एक छोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। 7 2 9 और 9 4 13। अगर यह क्रम से जोड़ते हो बराबर आ जाता है। अगर ये 7 2 9 और ये दोनों मिल के दोनों बराबर आता है योगफल, तो 11 से कट जाती, मगर 11 से संख्या नहीं विभाजित होगी। 13 से देखेंगे, तो 13 से कटा के देखना पड़ेगा 13 से कटती है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 13 से 13 5 कितना होता है, 13 5 65। ठीक, 13 5 65 जब घटाएंगे तो आएगा आपका 9। 74 में से 65 74 में से 65 घटाएंगे तो 9 बचेगा। 9 से हो गया 92। ठीक, 13 7 91 होता है, ये बन गया 92, 1 बचे। तो 1 से 19 बन रहा है, जो 13 से नहीं कटता, इसलिए ये संख्या 13 से विभाजित नहीं होगी। 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या देखना है, भाज्य नहीं। 14 भाज्य से है, 15 भाज्य है, 16 भाज्य है, 17 से देखेंगे। देखते हैं 17 से भी संख्या भाज्य होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ देखिए ये संख्या 17 से चेक करेंगे, 17 चौके होता है 68। ठीक है, 68 को इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 6 और 2 उतारेंगे तो 62। ठीक, और 17 से कटाएंगे 17 तिया 51, 62 में से 51 जाएगा तो 11 बचेगा और ये 9, तो 119 जो 17 टेबल में आता है। इसका मतलब ये 17 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हम 17 से कटाएंगे। डायरेक्ट किससे कट रही है ये संख्या, 17 से। ठीक है, तो कितने बार में पहले कटेगी, 17 चौके 68। यहाँ देखिए 7429 है, 17 चौके 68 हुआ, घटा देंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक, उतरा 2, 62। अब 17 से कितने बार में, 17 तिया 51। ठीक, पहले कितने बार में कटाया अभी हमने, 17 चौके 68, 4 बार में बचा उतरा, ये 2 उतार के 62 हो गया। 17 तिया 51। ठीक, बचा 11, उतरा 9। ठीक, 119। अब कितने बार में कटेगा, तो 17 7 119 होता है। ठीक, आ गया हमारा 4 3 7, यानी 437। अब देखते हैं यह संख्या किससे कटती है, 17 से कटेगी क्या उससे आगे वाली संख्याओं से कटेगी। तो 17 से चेक करेंगे, तो 17 से देखेंगे, 17 दूना 34, घटाएंगे 34, इसमें 34 घटाएंगे तो 9 बचेगा। 9 और 7 97, जो 17 टेबल में कभी नहीं आता। ठीक है, तो अब यह 17 से नहीं कटेगी। उसके बाद कोई अभाज्य संख्या देखते हैं, 18 भाज्य है, ये नहीं लेंगे। 19 से चेक करते हैं। ठीक, किससे, 19 से। तो यहाँ देख सकते हैं 19 से संख्या कटेगी कितने बार में, देखिए 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या हमारी 19 से, इससे कटाएंगे तो 19 से आता है आपका 19 दूना 38, 2 बार में। 43 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, आ जाएगा 5। ठीक, 43 में से 38 घटाएंगे 5 बचेगा। ठीक है, और उतरेगा 7 तो हो जाएगा 57, जो कि 19 के टेबल में आता है और 3 बार में आता है। 19 तिहाई 57।
अब यह खुद एक अभाज्य संख्या है जो कहीं से नहीं कटती, इसलिए 23 को लिख के 23 से कटा देंगे। 17, 19, 23 यह तीनों लगातार अभाज्य संख्याएँ आई हैं। इसका गुणनखंड क्या हो गया? 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। ये पहले प्रश्न के 5 सवाल थे जिन्हें आप एक बार और देख लीजिए। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 2 को। तो आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को, जिसमें दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। क्या जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का अगर गुणा करते हैं तो HCF हमने और LCM जो निकाला था उनका भी गुणा करेंगे तो दोनों क्या आएगा? बराबर आएगा। ये हमें जांच करना है। तो देखिए HCF और LCM दोनों एक साथ ज्ञात करेंगे। कैसे? गुणनखंड विधि से। यानी कि हम 26 का और 91 का पहले गुणनखंड करते हैं। कैसे? देखिए 26 का गुणनखंड क्या होगा और 91 का गुणनखंड क्या होगा, दोनों का गुणनखंड निकालते हैं। ठीक, कैसे निकालेंगे? तो देखिए 26 का निकालने के लिए पहले इसको क्या करेंगे? डिवाइड। किससे कट रहा है? 2 से। ठीक है, सबसे पहले कहाँ से कटाएंगे? 2 से, एक बार में और ये 3 बार में। ठीक, अब ये 13 है जो अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटती, तो 13 से ही कटेगी। तो 26 के 2 गुणनखंड मिल गए, 2 और 13। क्या मिल गए? 2 गुणे 13, 2 खंड मिल गए, 2 और 13। 91 का देखते हैं, 91 का। तो 91 का निकालेंगे, देखते हैं किससे कटती है। देखेंगे, देखिए 91 जो है 2 से तो कटेगी नहीं क्योंकि लास्ट में 2 होना चाहिए। 3 से 9 1 10 हो रहा है जोड़कर, 3 से भी नहीं विभाजित होगी। 5 से नहीं होगी, 7 से नहीं होगी। 7 से देखते हैं, 7 से कम 7, 7 से हो जाएगी। देखिए 7 से एक बार में बचा 2, 7 तिली 21। ठीक, अब यह कट गया 13 से एक बार में, यानी इसके 2 खंड मिल गए, 7 और 13। अब हमें बताना है HCF और LCM। तो देखिए अगर आपने खंड निकाल लिए, इसे हम गुणनखंड कहते हैं। इनके हमने 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड निकाल लिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इनमें से जो कॉमन है, जो दोनों में है, ठीक याद रखिएगा, जो दोनों में होता है यही होता है HCF। ठीक, क्या होगा HCF? तो देखिए HCF हो जाएगा हमारा, दोनों में जो है 13 दोनों में है, ये हो गया HCF। ठीक, अब LCM देखिए, तो LCM के लिए जो दोनों में है उसे एक बार लेंगे, यानी ये दोनों में है ना, तो इसे हम एक बार ले लेंगे 13, ये भी रहेगा। ठीक, और जो एक एक बच गए उन्हें भी लेंगे। ये 2, इसका जोड़ा भी नहीं है, फिर भी 2 और 7। अब इन सब का गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा LCM। क्या आएगा LCM? देखिए गुणा करते हैं, 13 दूना 26 और 26 का 7 में गुणा, 26 का 7 से गुणा, 7 छक 42 का 2 से लगा 4, 7 दूना 14, 4 18। ठीक, 7 दूना 14 और 4 18, यानी 182, 182। ये हो गया हमारा LCM और ये हो गया HCF और ये हो गया LCM। ठीक है, हमें क्या करना है? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM जांचना है, सही है कि गलत लिखा है। ठीक, तो चेक करते हैं, 2 संख्या O का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। ठीक, आइए देखते हैं। तो संख्या क्या है हमारे पास? 26 और 91 है, तो यानी इधर हो गया 26, ठीक, गुणे 91। इधर क्या हो जाएगा हमारा? 13 और 182। इनका हमें गुणा करना है। ठीक है, आइए गुणा करते हैं। तो 26 का 91 गुणा करेंगे तो ये हो गया 91, ये हो गया 26। गुणा करने का देखिए 6 कम 6, अब तिरछा गुणा दोनों में। ठीक, 9 छक्का 54 यानी 54, 2 एक कम 2 यानी 56 होगा ना, इसका 6 लिख लेंगे और 5 कैरी। फिर आपस में 9 दूना 18, 18 और 5 23। ये हो गया आपका गुणनफल। ठीक है, यानी कि 91 और 26 से गुणा करेंगे तो 2366 आएगा। अगर यह ट्रिक समझना है, आपको सीखना है ये ट्रिक, तो कमेंट करिएगा, आपको ये ट्रिक बता देंगे। ठीक है, या फिर एक बार और आराम से वीडियो को स्लो करके देखिएगा, आप ये ट्रिक समझ जाएंगे हमने कैसे किया। अब देखते हैं इसका गुणा, यानी 182 और गुणा 13। ठीक,
182 का 13 से गुणा करना है। तो ये कैसे होगा, देखिए 3 दूना 6, 8 से 24, 4 से लगा 2, 3 का 3 और 2 5 और 182, 6 4 2 6, 8 5 13, 3 से लगा 1 2 3, देखिए 2366 इसका भी आ गया। इसका मतलब देख सकते हैं दोनों पक्ष बराबर है ना, तो हमें क्या करना था, जांच कीजिए, लिखा था प्रश्न में ना, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो यहाँ देखते हैं दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो यहाँ देखिए दूसरे में लिखा है 510 और 92, दो संख्या क्या है, 510 है और एक 92 है। तो क्या करेंगे, 510 को इसके गुणनखंड लिखेंगे और यहाँ 92 का 92 का गुणनखंड लिखा जाएगा। ठीक, आइए गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 510 का गुणनखंड करने के लिए LCM लेंगे। ठीक, तो 510 खंड निकालेंगे। सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 से कितने बार में, 2 बार में 4 आता है, 1 बच गया क्योंकि 5 है, 2 दूनी 4 ही होता है, यहाँ 5 लिखा है, 1 ज़्यादा है तो इसको कैरी देंगे तो 11 बन जाएगा। ठीक, 2 से 5 बार में 10, 1 ज़्यादा है, कैरी देगा 2 से 5 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं, 5 5 10 3 और 5 5 10 2 12, 12 3 से कटता है। 3 से कटने का नियम समझ लीजिए, सभी अंकों को जोड़ेंगे और देखेंगे अगर 3 से कट रहा है योगफल तो कट जाएगा। तो देखिए यह 3 से कट जाएगा, 3 से कितने बार में, 8 3 24, 1 हासिल, 3 5 15। अब देखिए 8 और 5 होता है 13, जो 3 से नहीं कटेगा, इसलिए अब 3 के बाद 5, देख रहे हैं अभाज्य संख्या 2 3 5 अभाज्य संख्या से कटाते हैं हम। 5 से एक बार में बचा 3, 7 35। अब यहाँ 17 से एक बार में कट जाएगा पूरा। कितने खंड मिले, 2 3 5 और 17। लिख देंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17, ये हो गए खंड। 92 का देख लेते हैं, 92 का। तो 92 का खंड क्या मिलेगा, पहले 2 से कटाएंगे, 2 2 4 जा 8, 2 चौके 8, 1 हासिल, 2 छक्के 12। फिर 2 से कितने बार में, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 23 से एक बार में ही कटेगा। ठीक है, 2 से कटा 2 बार में, 2 से कटा एक बार 46 आया, फिर कटा 23 और 23 से एक बार, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटती। तो 2 2 और 23 इसके मिल गए, 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक, आइए अब क्या करते हैं, LCM और HCF ज्ञात करते हैं। तो कैसे होगा LCM HCF ज्ञात, तो देखिए हमारे यहाँ पे हमारा LCM है और यहाँ हम लिखाएंगे HCF। HCF तो वही होता है जो दोनों में होगा, तो दोनों में क्या है, 2 है। ठीक है, जो 2 है ये दोनों में है, तो ये हो गया हमारा HCF। ठीक, यानी कि 2 हो गया HCF बस। और LCM देखेंगे जो दोनों में है वो भी एक बार, ठीक है, जो दोनों में है उसे एक बार यानी HCF को लिख लेंगे, और जो कॉमन किए थे उसे नहीं लिखेंगे। अब जो जो एक एक बचा है उसको लिख लेंगे, 2 3 5 17 23 सबको, 2 3 5 17 और 23, इन सब का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो इन सब का गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आता है। देखिए 5 दूना 10 और 3 दूना 6, ये हो गया कुल मिला के 60। देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, यहाँ तक का गुणा हमने किया तो कितना आया, 60। इन दोनों को गुणा करके इससे कर देंगे, तो 17 का 23 से गुणा करते हैं ना। देखिए ट्रिक एक बार और देख लीजिए, 17 और 23, तो दो संख्या गुणा करते हैं तो पहले आमने सामने, ठीक याद रखिएगा, पहले कहाँ गुणा करेंगे, इनका आपस में। 7 तिली 21 का 1 हासिल 2। अब तिरछा गुणा इसमें और इसमें, 3 एकम 3, 7 दूना 14, सबको जोड़ देंगे, 4 2 6 3 9 और 1 19, 19 का 9 हासिल लगा 1। अब फिर ये आमने सामने, 2 एकम 2 1 3, यानी 391। तो यहाँ क्या आ गया, 391 और गुणे 60, क्योंकि अभी ये बचा है ना 60 इधर वाला, तो इसका भी गुणा कर लेंगे। तो 391, ठीक, और 60 का गुणा। तो जब भी जीरो वाला संख्या से गुणा करते हैं तो जीरो तो लग जाएगा, और 6 से गुणा करके लिख देंगे, 6 एकम 6, 9 छक्का 54 का 4 से लगा 5, 6 तिली 18 और 5 23, 2 3 4 6 0, यानी कि कुल LCM हमारा आ गया 2 3 4 6 0, इतना हो गया LCM, और ये हो गया HCF। ठीक, अब क्या किया जाएगा, चेक करते हैं, जांच लेते हैं, दो संख्या का गुणनफल बराबर
दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। देखिए इसमें से ऐसे टाइप का एक प्रश्न जरूर आता है, इसी तरह से करेंगे एकदम सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, इस तरह आप कर लीजिएगा। संख्या क्या है 510 और 92, इनका गुणा करना है। ठीक, बराबर एलसीएम में क्या था, एलसीएम था 2 3 4 6 0 यानी कि 23,460 गुणे 2 एचसीएफ। देखिए गुणा करते हैं हम। ठीक, तो कैसे होगा, पहले देखिए जब भी जीरो रहता है तो जीरो को उसी तरह उतार देंगे, जितने भी जीरो रहेंगे गुणा में जीरो को उतार देंगे लाइन से। अब बची संख्याओं से गुणा करेंगे, बीच के जीरो को नहीं, सिर्फ कोने में जो जीरो होंगे, ठीक है, उन्हें उतार लेंगे। अब 2 से गुणा, 2 6 दूना 12 का 2 हासिल लगा, 1 4 दूना 8 1 9 3 दूना 6 2 दूनी 4। ठीक, ये आ गया आपका एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब निकालते हैं इधर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ देखिए जीरो है ना, तो एक जीरो लगा दिए। अब 92 और 51 का गुणा करते हैं, 92 और 51 का गुणा। फिर ट्रिक आजमाएंगे। ठीक है, देखिएगा 92 और 51 का गुणा किया जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, सबसे पहले आमने सामने, 2 1 कम 2, तिरछा गुणा 9 1 कम 9 5 दूना 10। ठीक, कितना हुआ 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 9 5 45 1 46, क्या आ गया 46 92 और 0 लास्ट में। सेम देखिए दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। आइए अब देखते हैं इसमें के थर्ड वाले प्रश्न को। यहाँ देखिए तीसरे में दिया है 336 और 54, जो दो संख्याएं हैं, एक है 336 तो दूसरी है 54। ठीक, इनका गुणनखंड पहले ले लेते हैं क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, दोनों एक साथ निकाल लेंगे गुणनखंड लेने के बाद। ठीक, तो आइए पहले 336 के खंड निकालते हैं। कैसे होंगे 336 के खंड, देखिए 3 3 6, किससे घटाएंगे इसको, पहले 2 से, क्योंकि देखिए लास्ट में जब भी संख्या कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अंत की संख्या 2 से कटेगी तो 2 से पूरी संख्या विभाजित कर सकते हैं। एक बार में 2 आता है, हासिल 1, 2 छक्का 12 हासिल 1, 2 8 16, 2 से 2 8 16, 2 चौके 8। ठीक, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 4 2, 2 से 21, 2 से नहीं कटेगा, 21 है ना, तो ये 3 से कटता है। ठीक, 21 जो है 3 से, 2 से नहीं कटेगा, सब 2 2 था तो यहाँ पे 2 लिख दिए, मगर ये 3 से विभाजित होगा। 3 से 7 बार में और 7 से 1 बार में, यानी सभी संख्याएं कट गई पूरी तरह से। कितना आया गुणनखंड, 2 2 2 2 3 7, 2 4 बार है। ठीक, 1 2 3 4 और ये 3 और 7 7। अब 54 का निकालते हैं। ठीक, 54 का, इसे भी 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक, यहाँ पे हासिल 1, 2 7 जा 14, 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक, जो मिल गया खंड यहाँ लिख लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो देखते हैं, पहले एचसीएफ देखा जाएगा फिर एलसीएम देखा जाएगा। ठीक, एचसीएफ क्या होता है, जो भी कॉमन मिलता है, जैसे कि यहाँ देखिए 2 ऊपर भी है नीचे भी है, यहाँ 3 है ऊपर नीचे। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो ऊपर भी हो नीचे भी हो, तो 2 जगह मिला, एक 2 मिल गया, एक 3 मिल गया, तो 2 तिहाई 6, क्या हो जाएगा एचसीएफ 6 हो जाएगा। मगर एलसीएम निकालने के लिए पहले एचसीएफ को लिख लेंगे। ठीक है, एलसीएम के लिए एचसीएफ को लिख लेंगे और जो भी कॉमन ले चुके उसे नहीं लेंगे। अब याद रखिएगा, एलसीएम के लिए एचसीएफ को ले लेंगे, जो एचसीएफ वो लिख लेंगे एक बार, और जो कॉमन मिल चुका था एचसीएफ में उन संख्याओं को नहीं लेंगे। सही बची संख्याओं को अब गुणा कर लेंगे। कितनी है, 3 तो 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर ये 2 बार 3 और 1 बार 7, गुणा करते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4 दूना 8। ठीक है, 8 छक्का 54 होता है, 2 दूनी 4। आइए गुणा करते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4 दूना 8, 8 छक्का 48,
ठीक, यानी कि इतने का गुणा किए तो 48 आया ना। देखिए 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। इसका गुणा करते हैं तितली की 9 और 9 साते 63, 63। क्या मिल गया 48 और 63, इन दोनों गुणा कर देंगे तो हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा करते हैं। देखिए फिर ट्रिक से करेंगे। 48 63 का गुणा किया जाएगा। देखिएगा 8 तिली 24 का 4 ऐसे लगा 2, 8 5 40 6 48, ठीक, और 4 तिहाई 12, 8 2 10, 11 12 का 2 ऐसे लगा 1, 4 1 5 1 6। ठीक है, 62 का 2 ऐसे लगा 6, 4 5 20, 4 6 24, 24 और 6 30, यानी 30 24। एलसीएम क्या आ गया 3024। ठीक, हमें जांचना क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, तो दो संख्या गुणनफल यानी कि 336 गुणे 54 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्या करना है, एलसीएम का 6 और एचसीएफ का 6 और एलसीएम का 3024, दोनों इनका गुणनफल बराबर आना चाहिए। ठीक है, आइए गुणा किया जाए। तो देखिएगा यहाँ पर 336 का 54 से गुणा करते हैं। 3 3 6 54 से गुणा, 4 5 20, 4 6 24, 4 से लगा 2, 4 3 12, 13 14 का 4 से लगा 1, 4 3 12, 5 6 30, 0 से लगा 3, 5 3 15, 18 का 8 से लगा 1, 5 3 15 1 16, 4 4 0 6 1 7 1 8 और 1, यानी कि 18044। क्या गुणनफल आ गया इधर का 18044, 18,044 बराबर, इधर गुणा करते हैं तो 6 से गुणा करना है। तो 6 चौके 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 दूना 12 13 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा, ऊपर 1 है तो 1, 6 तिली 18। ठीक है, तो 18,144 यहाँ आ गया। तो यहाँ कहाँ गलत कर दिए, 8 2 10, तो इसमें गड़बड़ हो गया। देखिए 4 3 12 और 1 13 हो रहा था, और 8 और 3 11 हो रहा था। ठीक, यानी कि यहाँ भी क्या आएगा 181 और फिर 44, यानी 18,144। इस पक्ष में भी और इस पक्ष में भी, दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा एकदम सवाल सही माना जाएगा। तो अब देखिए हमारा ये वाला प्रश्न भी हो गया। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 3 को। इसमें कि देखिए 3 क्वेश्चन थे, तीनों को आप देख लीजिए। तीसरा है ये दूसरा है, और ये पहला, और ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ देखिए तीसरे प्रश्न में दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मैंने अभी जो पिछले प्रश्न को किया था सेकेंड वाले क्वेश्चन में, जिस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ हमने लिया पिछले क्वेश्चन में, उसी प्रकार लिखा गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी इनके अभाज्य गुणनखंड निकालिए, फिर पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, पिछली बार तो लिखा नहीं था, किसी भी तरह निकाल सकते थे हम, भाग देकर या इसी तरह भी, मगर हमने उस बार इसी नियम से निकाला था एलसीएम एचसीएफ। तो इस बार लिख दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी के गुणनखंड लिखेंगे। तो क्या होगा, 12 का गुणनखंड लिखा जाएगा, 15 का और 21 का। ठीक, याद रखिएगा गुणनखंड अभी ये छोटे छोटे अंक हैं, इनका हम इसी तरह लिख सकते हैं। कैसे, 2 को 12 को कटाएंगे 2 से, तो कितने बार में, 2 से 6 बार में, फिर एक बार और कटेगा 2, 6 कटेगा 2 से 3 बार में, और फिर 3। ठीक है, देख सकते हैं 12 का 2 दूनी 4 तिहाई 12। ठीक, 12 के 3 खंड मिल गए। 15 का होता है 5 तिहाई 15, तो 3 और गुणे 5। ठीक, अब देखिए 21 का, तो 21 का 7 तिली 21, 3 गुणे 7। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है दोनों। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर एचसीएफ और फिर हो जाएगा एलसीएम। ठीक, तो देखिए एचसीएफ के लिए वह नंबर लेंगे जो तीनों में हो, क्योंकि 3 संख्या दी गई है। अगर 2 संख्या होगा तो एचसीएफ वह नंबर होता है जो दोनों में होगा। 3 संख्या है तो एचसीएफ वह रहेगा जो तीनों में रहेगा। ये नहीं कि केवल 2 में मैच हो गया तो लिख देंगे, तीनों में होना चाहिए। ठीक, एचसीएफ के बारे में याद रखिए। 4 संख्या है तो चारों में होना चाहिए, उसी को एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो तीनों में सभी में हो।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तीनों में 3 है, ठीक। तो इसे हम निकाल लेंगे HCF के लिए, और कोई नंबर नहीं है जो तीनों में है, ठीक है। LCM के लिए क्या होता है, LCM में जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, ठीक। जो तीनों में है उसे एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं बन पा रहा है, जो तीनों में नहीं मिल रहा है, उसको सबको उतार देंगे। जैसे 2 2 इन दोनों का नहीं बना, इधर 5 का नहीं बना और इधर 7 का नहीं बना, यानी ये हो गया हमारा LCM अगर गुणा कर देंगे तो, ठीक है। गुणा करते हैं, 5 दूना 10, पहले 10 बना ले। गुणा करने का आसान तरीका देखिए, जहाँ भी 5 और 2 मिले पहले उन दोनों को गुणा करके 10 बना लेंगे। 5 दूना 10, देखिए 7 दूना 14, ठीक। 7 दूना 14, 14 तिया 52 होता है, ठीक है। 7 दूना 14 और 14 तिया 42, ठीक। तो क्या हो गया यहाँ पे 42 गुणे 10 करेंगे 420। इसका मतलब LCM हमारा प्राप्त हो जाएगा 420 और HCF हो जाएगा 3, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरे वाले को, इसमें प्रश्न 3 का दूसरा क्वेश्चन। यहाँ देख सकते हैं दूसरे प्रश्न में क्या मिल रहा है, 17 है, 23 है और 29 है, यानी एक संख्या 17, दूसरी 23 और तीसरी 29, तीनों संख्याएं हैं। इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और ना गुणनखंड है, क्योंकि इनमें देखिए 17 किसी से नहीं कटेगा, ना 17 का टुकड़ा हो जाएगा, 23 भी नहीं और 29 भी नहीं। मगर इन सभी में आप जानते हैं कि एक होता है, एक क्या होता है, सब में होता है। तो एक तो उभयनिष्ठ हो गया, यानी हम HCF में लेंगे एक को, ठीक। क्या हो जाएगा हमारा HCF, जब कोई नहीं मैच हुआ तो एक HCF हो जाएगा, और LCM हो जाएगा इन्हीं का गुणा, इन्हीं संख्याओं का गुणा। ये 17 गुणे 23 और गुणे 29, क्योंकि जब ये किसी से नहीं कटेगी, इनका खंड नहीं हो पाएगा, तो इन्हें हम लिख सकते हैं 17, 23 और 29, यानी एक गुणे इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब देखिए HCF तो एक आ गया, LCM के लिए गुणा करना पड़ेगा। तो आइए गुणा करते हैं सबका, 17 का और 23 का और 29 का गुणा कर लेंगे ना, 23 का और 29 का गुणा करते हैं, ठीक। देखिए 9 तिली 27 का 7, हाथ से लगा 2। अब तिरछा गुणा, 9 दूना 18, 2 3 6, 8 2 6 16 76, ठीक है। देखिए 9 दूना 18 और 2 3 6, 8 2 10 6 16 का 6 से लगा 1 1 1 2, ठीक है। एक ये और एक ये 2, 26 का 6 हाथ से लगा 2, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी 6 6 7 667, ठीक, 667। इन दोनों का गुणा केवल आया है, तो अभी 17 बचा है, 17 गुणे 6 6 7, इनका गुणा करेंगे अब, ठीक। तो 6 6 7 का 17 से गुणा, 7 7 49 का 9 से लगा 4, 7 6 42 4, 46 का 6 से लगा 4, 7 6 42 46, ठीक। और 6 6 7, क्योंकि एक है, एक से गुणा करेंगे तो वही आएगा। 9 उतार दिए, 13 का 3 ऐसे लगा 1, 13 का 3 ऐसे लगा 1, 6 6 10 11, यानी कि 11,339 ये हो गया इसका LCM, ठीक। क्योंकि कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं मिली थी, इसलिए LCM बड़ा हो गया, सभी का गुणनफल ही LCM होगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। यहाँ देखिए तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, 8 है, 9 है और 25 है। इनका हमें क्या करना है, गुणनखंड करेंगे, क्योंकि 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2 2 और 2 में, 9 का हो जाएगा 3 3 में, और 25 का हो जाएगा 5 और 5 में। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, यानी ऐसा कोई संख्या नहीं है जो तीनों में हो, ठीक है। इसलिए हमारा HCF होगा, जब कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा तो HCF हमेशा 1, मगर LCM हो जाएगा बड़ा। अगर कॉमन नहीं मिला तो LCM बड़ा हो जाएगा, सभी को गुणा करना पड़ेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5, सबका गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने का तरीका बताए थे आपको, 2 और 5 का गुणा पहले किया जाएगा, 10, ये 2 और ये 5 ले लें, ये 10, 10 का 10 में गुणा करेंगे, ये दोनों मिलके हो जाएगा 100, ठीक है। ये आप अपने मन में कर सकते हैं। 4 अंक खत्म, अब इसका गुणा करें, तितली की 9 दूना 18, 18 और 100 गुणा करेंगे तो
तो आ जाएगा 1800। ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक, ये वाला काम रफ पे करिएगा। ठीक है, 1800 क्या हो गया एलसीएम। आइए देखेंगे अब प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 3 के हमने सभी तीनों प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व किया जाएगा प्रश्न संख्या 4 को। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो चौथे प्रश्न में दिया गया है कि HCF जो है 306 और 657 यानी 306 और 657 का HCF 9 है। तो एलसीएम बताना है। ठीक, कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए आपको पता है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे HCF। ठीक, संख्या रखते हैं 306 गुणे 657 बराबर एलसीएम हो गया हमारा बताना है और HCF पता है 9। ठीक, अब देखिए एलसीएम बताना है तो दोनों पक्षों को बदल देते हैं, यानी इन दोनों को पूरे को इधर और इन दोनों को पूरे को उधर लिख देते हैं। तो एलसीएम गुणे 9, ठीक, बराबर 306 गुणे 657। ठीक है, हमें एलसीएम बताना है तो एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बटे में 9। 9 क्यों बटे में हो गया? क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे गुणा कर रहा है 9, इधर जाएगा तो भाग देगा। सॉल्व कर देंगे एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आपके कम से कम 2 या 3 नंबर के पक्का आएंगे। ठीक है, तो इन्हें ज़रूर सीख लीजिएगा और पहले लेसन से ज़रूर आपका पेपर बनेगा। कभी कोई भी पेपर होता है तो पहले लेसन से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एलसीएम HCF वाले। ठीक, कोई भी सेट उठा के देख लीजिएगा। अब देखिए कटाते हैं 3 से 3 बार में, या फिर 9 से भी कटा सकते हैं, एक बार में ही कट जाएगा सब। देखिए 9 से कटाएं, 9 से 9 तिली 27, 9 तिली 27 बचा 3, 9 चौके 36, 34 बार में। तो एलसीएम क्या बना हमारा? एलसीएम हो गया 34 यानी 34 गुणे 657। इनका गुणा कर लेते हैं। ठीक, 34 का और 657 का गुणा कर लेते हैं। आइए देखते हैं 6, 5, 7 और गुणे 34। 7 देखिए 4 7 28 का 8 80 लगा 2, 4 5 20 और 2 22 का 2 80 लगा 2, 6 चौके 24 और 2 26। ठीक, 3 से गुणा करेंगे अब तो 3 7 21 का 1 80 लगा 2, 3 5 15, 2 17 का 7 80 लगा 1, 3 6 18 और 1 19, 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, 7 6 13 का 3 80 लगा 1। ठीक, 9 1 10, 2 12 2 80 लगा 1 और 2 यानी 2 2 3 3 8। ठीक, क्या आ गया आंसर हमारा? 2 2 3 3 8। इसको क्या पढ़ेंगे? 22,338। ये होगा हमारा एलसीएम इस प्रश्न का। ठीक है, आइए देखा जाए अब प्रश्न संख्या 5 को। तो आइए देखते हैं 5वें प्रश्न में दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी जो n है ना वो कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 अनंत तक किसी भी संख्या को अगर n की जगह रखते हैं तो संख्या 6 पे पावर n। ठीक, ये बस आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है 6 पे पावर n, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 6 से मतलब है। ठीक, n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर यानी 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर हम किस 6 पे अगर कोई भी पावर रखते हैं, घात रखते हैं, तो उसका अंतिम अक्षर क्या 0 आएगा? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 6 का अगर पावर 2 रखें तो 6 आएगा। 6 6 36। देखिए 6 पे पावर 2 हो गया तो क्या आएगा? 6 × 6 ये बराबर 36। 6 पे पावर 3 आ गया तो क्या हो गया? 6 × 6 × 6 बराबर 6 6 36 चलेगा 3 6 3 18 21 216। ठीक, इसका मतलब कि कभी भी इकाई अंक हमेशा 6 ही आ रहा है। ठीक, तो कभी भी 6 की जगह पे 0 पूछ रहा है कि ये लास्ट वाला अंक कभी 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। इसी को हमें सिद्ध करना है, लिखना है। मान लीजिए एक आप जो ऐसे इंग्लिश में याद करते हो उसी तरह एक ऐसे की तरह लिख देना है। क्या लिखेंगे? तो देखिए हमारे से स्टार्ट करते हैं कि यदि कोई संख्या, क्या होगा? यदि
कोई भी संख्या, ठीक, ये नहीं आपको समझाने के लिए लिखा था, ये आपका मेन है। और ये प्रश्न जरूर आता है, 4 नंबर तक में दे देता है ऐसे प्रश्न, ठीक है। सिर्फ स्टोरी की तरह लिखना है। यदि कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से, किससे, 10 से विभाजित, यानी देखिए कभी भी कोई भी संख्या होगी, जैसे मान लीजिए 5 6 3 0, तो लास्ट में अगर 0 आ गया तो वो जरूर, अगर अंतिम अंक वही पूछा है ना, अंक 0 पर समाप्त हो, तो अगर अंतिम अंक 0 आ गया तो वो संख्या जरूर 10 से कटेगी, यही लिखना है हमको इसमें। यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से जरूर कटेगी, ठीक है। 10 से विभाजित होती है, 10 से विभाजित होती है, कटेगी नहीं लिखते हम लोग, विभाजित लिखते हैं, ठीक, शुद्ध हिंदी। या 10 विभाजित हो जाए, या दूसरे शब्दों में, देखिए दूसरे शब्दों में यानी कि आप बस यहीं तक लिखिए, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरी लाइन में समझ लीजिए, क्या पता ये भूल गए तो ये दूसरी लाइन याद रहे। या दूसरे शब्दों में, यह संख्या 10 के गुणनखंड, जैसे 2 और 5 दोनों से, सिर्फ एक से नहीं, 2 से कटेगी तो भी और 5 से कटेगी तब, दोनों से कटनी चाहिए, क्योंकि देखिए 6 जो है वह 2 से विभाजित हो रहा है मगर 5 से नहीं, तो इसलिए 2 और 5 दोनों से विभाजित होना चाहिए, 2 और 5 से विभाजित होगी, ठीक, क्या होगी, 2 और 5 दोनों से विभाजित होगी। अब क्या किया जाएगा, क्योंकि देखिए, क्योंकि 10 बराबर 2 गुणे 5, ये 10 के गुणनखंड है, या तो 2 और 5 दोनों से कटे या फिर केवल 10 से कटे, तो सबसे आसान है आपका 10 से। कोई भी संख्या 0 पे, तब 0 पे समाप्त होगी तो जरूर 10 से विभाजित होगी, क्योंकि 0 से 0 10 का कट जाता है, इसलिए 0 समाप्त होगी तो 10 से विभाजित जरूर होगी, ठीक। आगे क्या लिखेंगे, 6 पे पावर n को देखेंगे। अब 6 पे पावर n, तो ये जो लिखा है संख्या 6 पे पावर n का अभाज्य गुणनखंड, ठीक। 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा हमारा, तो देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3, ये 6 का गुणनखंड है, 2 गुणे 3 6 का है, मगर n इसके ऊपर है तो इसके ऊपर भी n रख देंगे, ठीक। या फिर पावर n इन दोनों के ऊपर है तो अलग अलग हो जाएगा दोनों के ऊपर, ठीक। तो देख सकते हैं 2 है 3 है मगर इसमें 5 नहीं है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे कि 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, यानी 2 और 5 दोनों होना चाहिए, कोई एक नहीं रहेगा तो वह 0 पे समाप्त नहीं होगी, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 पे पावर n 2 से विभाजित है परंतु 5 से विभाजित नहीं है। 6 पावर n 2 से विभाजित है परंतु 5 से विभाजित नहीं है, ठीक, 5 विभाजित नहीं है। अतः जब 5 विभाजित नहीं है वो, तो अतः किसी भी प्राकृत
संख्या, वही जो क्वेश्चन में प्रश्न में था वही लिखना है। अब किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n, संख्या 6 पर पावर n, ठीक, अंक 0 पर, अंक 0 पर या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक, एक बार देख लीजिए पूरा शुरू से। देखिए जैसे आपको प्रश्न दे दिया 6 पे पावर n, इसकी जगह 6 की जगह 9, 8, 7 कुछ भी दे सकता है। ठीक, आपको बस ध्यान देना है, कोई भी अंक दिया हो आपको शुरुआत में लिखना है यदि कोई संख्या, क्या लिखेंगे, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होगी। ठीक है, वह 10 से विभाजित होगी। 6 या फिर उनके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों संख्याएं होंगी। ठीक है, या क्या लिखेंगे, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होगी या उनके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों संख्या होगी। ठीक, आगे लिखेंगे 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 3 पावर n, क्योंकि 6 का गुणनखंड 2 3 पावर n, 2 पावर n 3 पावर n, 2 और 3 ही गुणनखंड मिला है। तो यहाँ देख सकते हैं 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, वही चीज़ ना, 2 तो है मगर 5 नहीं है, किसी में 5 रहेगा 2 नहीं रहेगा। जैसे क्या हो गया 15 और 3 और 5 मिल गया मगर उसमें 2 नहीं है, तो लिखेंगे कि 15 के अभाज्य गुणनखंड में 2 नहीं है। इसी तरह यहाँ 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 पे पावर n 2 से विभाजित है परंतु 5 से विभाजित नहीं है। और वही उल्टा होता कि इसलिए 15 पे पावर n 5 से विभाजित है परंतु 2 से विभाजित नहीं है। कोई भी नंबर हो इसी तरह करेंगे। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, यही लिखना है। इसमें आपका 4 नंबर का प्रश्न रहेगा, 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। यहाँ देखिए 6वें प्रश्न में दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। ठीक, हमें सिद्ध करना है, बताना है, व्याख्या करना है कि दोनों भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या हमने आपको समझाया था एकदम शुरुआत में ही कि भाज्य संख्या वह होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड, जैसे कि एक तो सबका होगा और एक वह खुद संख्या होगी, उनके अलावा अगर किसी और संख्या से वह संख्या विभाजित हो रही है तो भाज्य संख्या होगी। मगर अभाज्य संख्या होती हैं वह जो अपने से और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वही यहाँ दिखाना है कि यह एक भाज्य संख्या है। पहले वाले को लेते हैं, फर्स्ट वाला क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक, यहाँ देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक गुणा है, बीच में प्लस लगा के यहाँ 13 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से 13 को कॉमन, जानते हैं ना, प्लस लेने के बाद ये दोनों अलग अलग हो गए मगर 13 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। जब 13 को कॉमन ले लेंगे या फिर जब भी उभयनिष्ठ निकल गया तो क्या हो गया, 7 गुणे 11 इधर बचा और ये इधर से निकल गया 13, तो क्या बचा 1 और इधर क्या बचा प्लस 1। ठीक, सॉल्व करते हैं तो 13, ठीक है, 7 और 11 में गुणा करेंगे, 7 और 11 का हो जाएगा 77 यानी 77 और ये प्लस 1, देखिए जैसे 77 गुणे 1 77 प्लस 1, या फिर हो जाएगा 13 गुणे 77 हो गया और यहाँ हो जाएगा 78। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इनका अगर हम गुणा करें 13 और 78 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, देख सकते हैं 2 से भी कट रहा है 78, यानी कई संख्याओं से ये विभाजित हो रहा है, इसलिए ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। या फिर 13 उभयनिष्ठ मिल गया तो इसलिए ये क्या है, हमारी भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य संख्या, क्योंकि देखिए गुणा कर लेते हैं 13 और 78 का, ये हो गया 13, ये हो गया 78, 78। देखिए 8 3 24 का 4 से लेगा 2, 7 3 21, 7 3 21 22 23, 7 8। ठीक,
4 8 9 10 11 एक हाथ से लगाएगा 7 2 9 1 10 1014 इतना आया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः 1014 संख्या, ये सब मिलके क्या बन रही है 1014 संख्या 1014 के अब के गुणनखंड दो से अधिक है। ठीक, के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है, इतना लिख देना है। ठीक, ऐसे दूसरे वाले को देखते हैं। तो दूसरे में क्या दिया था, दूसरे में था हमारे पास 7 × 6 × 5 फिर 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कॉमन क्या मिल गया 5। जब भी उभयनिष्ठ मिल गया तो वहीं से ये मालूम चल गया कि भाज्य संख्या है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 7 × 6 5 निकाल लिए तो 1, यहाँ × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। ठीक, क्योंकि 5 को कॉमन ले लिए। गुणा करते हैं तो 5 बाहर है। ठीक, अंदर की संख्या गुणा करेंगे तो देखिए 7 × 6 42। ठीक, 4 दूना 8 3 24, 4 दूना 8 3 24, 24 और 42 से गुणा करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ठीक, 24 और 42 का गुणा 24 और 42 ट्रिक से करेंगे। देखिए आपस में 4 दूना 8 तिरछा तिरछा 4 चौके 16 2 दूनी 4 16 4 20 का 0 से लेगा 2 4 दूना 8 9 10 यानी 1008। ठीक, तो इनका गुणनफल आ गया 1008 + 1। तो 5 से हो जाएगा 5 × 1009, यानी जो संख्या मिली है हमें इसके भी 2 गुणनखंड साफ दिख रहे हैं 5 और इतना। संख्या क्या मिली 5 × 9 = 45 0 और 5 इतना, यानी 5045 के 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 का मतलब 1 है, ये है 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह 5045 भी, यह संख्या भी एक भाज्य संख्या है, इतना लिख देना है। ठीक, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को और इस एक्सरसाइज के आखिरी प्रश्न को। उससे पहले आप इन दोनों प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार। अगर इन सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, आपको PDF फॉर्म बनाकर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखा जाए 7वें प्रश्न को। यहाँ देख सकते हैं कि किसी खेल के मैदान, 7वें प्रश्न में क्या दिया गया है, इतना बड़ा प्रश्न है मगर आंसर बहुत छोटा सा है क्योंकि सॉल्यूशन बहुत छोटा है इसका। ठीक, तो बस एक बार प्रश्न को पढ़ने दीजिए, देखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तुरंत हो जाएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, खेल का मैदान है और उसके चारों तरफ रास्ता है गोलाकार, वृत्ताकार मतलब गोल रास्ता है। ठीक, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, किसको, मान लीजिए सोनिया को कितना समय लगता है 18 मिनट लगता है। ठीक, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, रवि को कितना लगता है 12 मिनट। ठीक, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। सभी चीज़ दे दिया, एक ही जगह से, ठीक, एक ही स्थान से एक ही समय में, यानी एकदम एक साथ, और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो कितने समय बाद वह पुनः, यानी शुरू में तो एक साथ चले मगर फिर कितने समय बाद वापस से पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी पुनः उसी जगह पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए कभी भी ऐसा आए मिलने वाला, जैसे घड़ी की सुइयाँ होता है ना, कभी कभी दिखाता है कि घड़ी की सुई इतने मिनट फेल है या इस घड़ी की सुई से आगे है, तो ये दोनों घड़ी की सुइयाँ एक साथ कब मिलेंगी वापस। तो कभी भी मिलने वाला आएगा तो उसमें हमेशा LCM लेते हैं। क्या लेंगे, LCM। 2 लोग या 3 लोग का या फिर घड़ियों को मिलाना होगा एक साथ गति के हिसाब से, तो उनकी चालों से LCM ले लेंगे। आइए समय का LCM लेते हैं। तो क्या लिखना क्या है, LCM तो ले लेंगे आंसर आ जाएगा, मगर लिखना होगा उससे पहले कुछ। तो लिखते हैं कि पुनः मिलने का समय, यानी प्रारंभिक स्थान पर, ठीक, रवि और सोनिया के
रवि और सोनिया का पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने कब मिलेंगे ना, कितने समय बाद, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने, ठीक, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय, ठीक, क्या लिखेंगे में, क्योंकि मिलने में कितना समय लग रहा है वो पूछ रहा है कि रवि और सोनिया को पुनः प्रारंभिक स्थान, क्या लिखेंगे यहाँ पे, को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय, क्या लिखेंगे, मिलने में लगा समय बराबर, ठीक, उनके द्वारा अलग अलग लिए गए समय का एलसीएम, क्या लिखेंगे, बराबर उनके द्वारा अलग अलग चक्कर लगाने के अलग अलग लिए गए, उनके द्वारा लिए गए समय का एलसीएम होगा, ठीक, इतना लिख देना है, उसके बाद एलसीएम निकाल देंगे, हो जाएगा। कैसे, तो देखिए 18 का और 12 का एलसीएम, तो रवि का समय, सोनिया का समय 18 मिनट, ठीक, किसका, सोनिया का, और रवि का था हमारा 12 मिनट। एलसीएम कैसे लेंगे, तो खंड कर लेते हैं, गुणनखंड से एलसीएम लिया जाएगा। देखिए 18 का और 12 का गुणनखंड विधि से क्या आएगा, 9 दूना 18 यानी 2 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि 9 का 3 गुणे 3 और 2 का 2, ठीक है। 12 का 6 चौके, देखिए 6 दूना 12 होता है ना, 12 का 6 दूना 12 या 4 तिहाई 12, तो 4 का 2 गुणे 2 और 1 3। एलसीएम का नियम कैसे होगा, तो देखिए ये जो कॉमन है इसको अलग, और ये कॉमन, ये जो कॉमन है इसको, और ये जो कॉमन है इसको एक साथ लिख लेंगे, क्या होगा, 2 गुणे 3, ठीक, 2 गुणे 3, और ये जो बचे हुए हैं इनको भी लिख के गुणा कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों के बदले जो कॉमन मिलता है एलसीएम लेते समय, क्या लेते समय, एलसीएम जो कॉमन मिलता है उनके जगह पर एक बार, ठीक, अगर जो बच गए उनको पूरा, जितने जितने बचे हैं उनको लिख लेंगे, 3 और 2 सबका गुणा कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा, तितली की 9 और 2 दूनी 4, 9 चौके 36, यानी कि 36, कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद, पुनः उसी जगह पर, पुनः उसी स्थान पर वह मिलेंगे, ठीक। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो ज़रूर आप कुछ सीखे होंगे, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।